विकसित होता गया और गांव इतना बढ़ चुका कि वो पुरानी लाइनें जो 20 साल पहले डाली गई थी वो पाइप लाइनें भी डैमेज हो चुकी, कहीं वो लीकेज हो जाती है, कहीं प्रेशर से पानी बिल्कुल जर्जर हो चुका है। वहाँ बैठते पहले भी सरकार ने नष्ट भी कर दिया था उसको, वो बिल्डिंग किसी भी कर सकती है, उसको उठा करके और वहाँ हम पंचायत भवन के पास में करवा रहे हैं। किसी सरपंच ने यहाँ आबादी भूमि आबाद नहीं की, सिर्फ एक ऐसा ही मैसेज में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान के तारानगर विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में सहावासर। आपको बता देता हूँ यहाँ पर 28 तारीख को पंचायती चुनाव होने वाले हैं। इसी कड़ी के अंदर मेरे साथ में इस गांव के पूर्व में सरपंच रहे हैं जयदेव जी सागन जेडी। अब की बार फिर से मैदान के अंदर आखिर क्या क्या नीतियाँ लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि आप पहले भी सरपंच रहे हो, दूसरी बार सरपंच का चुनाव लड़ने का क्या इरादा है, क्यों लड़ रहे हो, क्या काम है? देखिए, ऐसा है, सावा ग्राम पंचायत बहुत बड़ी हो चुकी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था सावा में जो 10-15 सालों में इस पंचायत को सही ढंग और प्रारूप से इसको संभाल सके। गांव की जनता ने मुझसे आग्रह किया। मैं जब 2005 में सरपंच था तो मैंने गांव के अंदर अनेक कार्य किए जिससे जनता का विश्वास जीता। उन्होंने अब बोला कि इस गांव का निर्णय कर लिया सबने, समझदार व्यक्तियों ने गांव के लिए भी इस गांव को अब संभालने वाला जयदेव सागन के अलावा कोई व्यक्ति नहीं रहा। जी, तो सरपंच साहब, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप लोगों के बीच में जा रहे हो, मैं गांव की बात करूं, गलियों की बात करूं, सड़कों की बात करूं, क्या मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा आपका? देखिए, अनेकों समस्या है इस टाइम गाँव। जी, पहली समस्या, सबसे पहले मनुष्य पीने का पानी चाहिए। जी, सुबह उठते ही जब उसे पानी नहीं मिलता तो उस गरीब को बहुत दर्द होता है। सावा गांव मेरे टाइम के अंदर, मेरे 2005 में जब मैं सरपंच रहा, जब यहाँ हमारी जर्मन स्कीम आई थी जलदाय घाट, जर्मन स्कीम ने मुझसे 1 साल तक 2 साल तक निवेदन किया कि सरपंच साहब आप हमें स्वीकृति दे दीजिए ताकि हम यहाँ पीएसपी लगा दें आपके गांव में पीने की, वरना आपके पुराने कनेक्शन ही काट दिए जाएंगे, आपको ये पानी लेना पड़ेगा। तब मैंने ऐसी एक्शन सब आए थे जर्मन स्कीम के मेरे पास में, मैंने उनको बोला था कि ये धमकी टाइप बातें मत करो, ठीक है ना। यदि आप कनेक्शन काटते हो तो तुरंत प्रभाव से काट दीजिए, इस गांव में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गांव के अंदर 5, 6, 10 कुएं हैं, हम वो मोटरें लगा लेंगे और पूरे गांव में पाइपलाइन बिछवा करके हम सभी पानी ले सकते हैं, उसमें आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन बार बार उन्होंने जब मेरे से निवेदन किया तो मैंने बोल दिया था कि देखिए, मैं एक ही बात पे आपको स्वीकृति दे देता हूँ कि हमारे घर घर टूटियाँ लगनी चाहिए, नल। इतना बड़ा गांव सामूहिक रूप से पानी नहीं भर सकता, और आपकी इच्छा है कि हम पानी देंगे जर्मन स्कीम का, तो आप मेरे साथ में बॉन्ड कीजिए, एग्रीमेंट कीजिए। तब उन्होंने मुझे एग्रीमेंट लिख के दिया, मैंने उनको स्वीकृति दी। उस टाइम यहाँ पाइपलाइनें गांव में डल चुकी थी। अब गांव धीरे धीरे विकसित होता गया और गांव इतना बढ़ चुका कि वो पुरानी लाइनें जो 20 साल पहले डाली गई थी वो पाइप लाइनें भी डैमेज हो चुकी, कहीं वो लीकेज हो जाती है, कहीं प्रेशर से पानी नहीं चढ़ता है। और अब गांव इतना ज़्यादा कॉलोनियाँ विकसित हो गई यहाँ कि एक टंकी थी पहले छोटी, मेरे टाइम के बाद में एक टंकी और बनाई गई जलदाय भाग द्वारा, उससे भी पानी की आपूर्ति अब इस गांव में संभव नहीं है। इसलिए मैंने इच्छा जाहिर की कि यहाँ एक टंकी पानी की और आवश्यकता है, वैसी टंकी एक ऊंचाई की साइड में और बनाई जाए। और बाहर वाली साइड जो कॉलोनियाँ बस चुकी, कई वार्ड, अधिकतर वार्ड यहाँ खातेदारी भूमि में, जोड़ पायतन में, गोचर में बसते हैं, क्योंकि गांव के नज़दीक जो एरिया था वो गोचर और जोड़ पायतन का था। और 50-50 सालों में किसी सरपंच ने यहाँ आबादी भूमि आबाद नहीं की। सिर्फ एक ऐसा ही मैं सरपंच था जो तारानगर तहसील में 1 नंबर था कि मैंने उस टाइम 2004 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा 25 बीघा जोड़ पैतृक की भूमि आबादी में कन्वर्ट करवाई थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आने वाले सरपंचों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वरना 200 गरीब परिवार वहां बच सकते थे, उनके पट्टे जारी हो सकते थे।
अब धीरे धीरे यहाँ जोड़ पैतन में कम से कम यहाँ 400-500 घर हमारे बस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 2006 का आदेश था कि जोड़ पैतन में बसे हुए घरों को साइड में रखा जाए, उनको जमीन दी जाए, उनको प्लाट दिया जाए और ये जोड़ पैतन खाली करवाए जाए। लेकिन 50 साल पहले लोगों ने मकान बना लिए, वो आज वहाँ से गरीब जाए कहाँ उठ के। ये भयंकर समस्या है इसका। नंबर 2, अब पाइपलाइनें पूरे गांव में 10-15 किलोमीटर में ढले, एक बड़ी टंकी बने, तब जल की समस्या का पूरी आपूर्ति कर सके, पूरे गांव के अंदर पीने का पानी मिले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बस बात यह है कि 2006 में मेरी सरपंची के बाद में यहाँ से INZN ऑफिस यहीं होता था, जलदाय भाग का। वो एक नॉर्थ तहसील में ललाड़िया गाँव है, यहाँ से उठकर वहाँ उसको स्थापित कर दिया। अब यहाँ सन 1984 के अंदर राजीव गांधी जी ने यहाँ फिल्टर प्लांट का उद्घाटन किया था और कम से कम 125 से 700 गांवों में अन्यों में पीने का पानी सप्लाई होता है। और आज वो योजना झुंझुनू भी जलदाय भाग की जारी, जिसमें सावा की अहम भूमिका थी। लेकिन अब दूसरा काम होगा हमारा INZN ऑफिस जलदाय भाग का सावा आए। सरकार से हम निवेदन करिए, प्रार्थना करें बनने के बाद में कि INZN ऑफिस सावा ग्राम पंचायत में पहुँचे। अब बात रही शिक्षा की दृष्टि में, तो हमारी GR कॉन्ट्रैक्ट चचान है गुमानी राम जी, सुनकी गुमानी राम जी उनकी औलाद है, वो भामाशाह है। उन्होंने पूरे गांव के सामने कर दिया कि मैं 20 करोड़ रुपए इस सावा गांव में लगाना चाहता हूं कॉलेज के माध्यम से, लेकिन हमें स्वीकृति दिलाइए। तो स्वीकृति दिलाने वाला गांव का सरपंच उसका एजेंडा लेगी, उसके कागज लेगी, लेकर के सरकार के पास में जाए, उनसे आग्रह करे, निवेदन करे, तब वो स्वीकृति मिले, फिर गांव में कार्य चालू हो। इसके अलावा लाइट की भी बहुत समस्या है, क्योंकि हमारे गांव के अंदर दूर दराज 8-8 किलोमीटर तक ढाणियां बन चुकी है खेतों में। तो 4-5 हजार बीघा में सावा गांव में भी पानी भी लगने लग गया है सिंचाई का। खेतों में लोगों ने ढाणियां बना ली, लेकिन उस ढाणियों में लाइटें नहीं, तो उनमें लाइटें भी लगी है। शिक्षा की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और सबसे बड़ी बात यह सावा गांव के डेवलपमेंट के लिए, ये सावा का जो ये गांव है ये नीचा पड़ता है, साइड में चारों दिशाएं इस गांव की नीचे है। तो यहाँ यदि 10-10 आंगल ये बारिश हो जाए तो यह पानी इतना भर जाता है गलियों में कि आम आदमी वहाँ से गुजर नहीं सकता, कोई ट्रैफिक नहीं चल सकता। ऐसे हालात हमारे अभी भी CHC के आगे बनी हुई है, जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं लगता। वो मेन रोड है, अन्य गांवों से जोड़ती है वो 50-100 गाँव से। तो मेरा पहला फर्स्ट कदम यही रहेगा कि उस निकासी के पानी को पाइपलाइन 36 इंची द्वारा इस गांव से बाहर भिजाया जाए, ताकि फिर वहाँ सड़कें या रोडें बनाई जा सके, तो आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो सरपंच साहब, सर उसके बाद आता है युवाओं के लिए आपकी पंचायत क्या करेगी? अगर आपकी टीम बन जाती है तो युवाओं के लिए क्या ऐसा प्रयास करोगे कि नशे से बचाया जाए उन युवाओं को? देखिए, प्राथमिकता तो हमारी ये कि ग्राम पंचायत में बैठने के बाद में हमारे छोटे भाइयों को जिनको गंदी लत बन चुकी है नशाबंदी, उनको समझाएं, उनके परिवार के मुख्य सदस्य को समझाएं, उन पर ध्यान रखें। फिर भी वो नहीं छोड़ पाए तो नशा मुक्ति केंद्र में उनको ले जाएं, उनको दवाइयाँ वगैरह दिलाएं, उनको अच्छी संगत जिसको कहते हैं कि ईश्वर की किरण, उस माध्यम से उनको कोई सत्संग भावना के जरिए से उनका दिमाग और दिल थमा जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है मन को काबू करना। जब तक मन काबू नहीं होता है तो वो दवाई उनकी लगती नहीं है। तो इस मन को, युवाओं के मन को अच्छी जगह प्रोत्साहित करना, ईश्वर की किरण के बारे में सोचना या आध्यात्मिक शक्ति के बारे में उनको योगाभ्यास करवाना, ऐसी कुछ हमारे यहाँ कार्यक्रम हमें, जैसे ब्रह्मचारी कन्या यहाँ हमारा आश्रम चलता है, वो ये संदेश देते हैं, ईश्वर ने, मालिक ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, किस कारण भेजा है, हमारा कर्तव्य और धर्म क्या बनता है, तो उसके बारे में उनको दिशा निर्देश देंगे। अब बात रही युवाओं के बारे में, तो यहाँ हमारा स्टेडियम है, क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, दौड़ करते हैं तो दौड़ के लिए ट्रैक है, क्रिकेट खेलते हैं उनके बल्ले, कुछ उनका प्रोग्राम कराना। वैसे हमारे एक साल भी यह प्रोग्राम होता रहता है, बहुत टीमें आती है, बच्चे खेलते हैं, उनका शरीर तंदुरुस्त होता है, उसमें उनका दिमाग खेल के प्रति भावना जागृत होती है, उनकी दौड़ धूप भी करते हैं, ताकि अन्य नौकरियों में जैसे हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ
बहुत से युवा हमारे फौजी बन के आगे जा रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। उनको ट्रैक चाहिए, ट्रैक पर वो सुबह सुबह दौड़ करेंगे बच्चे। दौड़ करने के बाद में वो आगे देश की इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना योगदान देते हैं। ऐसे युवाओं के प्रति लालसा बढ़ाएंगे। जी। तो सरपंच साहब, अगर आपकी पंचायत बनती है तो सार्वजनिक जगहों की मैं बात करूँ, जैसे शमशान की बात है, कुछ और अदर हैं गांव के अंदर, जैसे कुछ चौपाल हैं या कुछ और भी, कुछ मान लीजिए कोई गुरुद्वारे मंदिर, उनके प्रति आपका क्या स्नेह रहेगा? नहीं, गुरुद्वारा मंदिर तो अच्छी बात है, उसमें जाने से क्या है, उनके दिमाग को एकाग्रता मिलती है, सत्य बनता है। तो ऐसे कार्यक्रम धर्म के रूप में है, उनको बढ़ावा देंगे। धर्म आस्था तो हिंदुस्तान है, इसमें तो अलग अलग तरीके से धर्म है, तो कोई धर्मों के अंदर कोई विफलता नहीं, उनके प्रति सभी की भावना बनती है, उनकी आत्मा अच्छी रहती है। तो उनका चौपाल वगैरह और पड़ी है तो वहाँ कोई अच्छा निर्माण कराएंगे। कहीं चौपाल पड़े वहाँ पार्क की सेंक्शन ले जाएंगे, जैसे घूमने के लिए भी, बच्चों के लिए, और कोई सुबह औरतों के लिए घूमने के लिए भी स्थान हो। या हमारा पटवार भवन है मेरे आगे, वो खाली पड़ा है, एक कमरा है, आज 30, 40, 50, 70 सालों से यहाँ है। हमारा 2 नंबर स्कूल है, वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। वहाँ बैठते पहले भी सरकार ने नष्ट भी कर दिया था उसको, वो बिल्डिंग किसी भी पड़ सकती है, उसको उठा करके और वहाँ हम पंचायत भवन के पास में पटवार भवन बनाए। और ये जो पटवार भवन भरा है, इसको दुकानों की नीलामी करके उसके पैसे जागृत करके और इस मार्केट को सक्सेस करें, ताकि आने जाने में कोई दुविधा ना हो। यहाँ एक छात्रावास हमारे पास में, वो भी खाली पड़ा है, उसमें गरीब बढ़ते हैं निकलते हैं, तो उसमें अच्छी कोई धूप धाप वगैरह लगाए, पौधे लगाएं, ताकि कोई बैठने की सुविधा हो। ये गाँव का बीच में चौपाल बनता है। जी। तो सरपंच साहब, अब बात आती है, मैं गरीब लोगों के बीच में गया, गरीब लोगों की बड़ी समस्या आती है, पर आवास योजना की तहत या मकान, उनके लिए क्या आपके दिमाग में चल रहा है? देखिए जी, गरीब की 4-5 बिंदु है, लाभकारी योजना है सरकार की। जो भी लाभकारी योजना है मैं आपको बता देता हूँ। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, गरीबों को 1 रुपये या फ्री करेंट मिलेगी सरकार की तरफ से, उस पर नाम जुड़वाना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के ज़्यादा से ज़्यादा या मकान लेके आना, ऊपर जाना, उनको दिखाना भी ये गरीब है, आप उनकी दोबारा सर्वे कीजिए, सर्वे नहीं सर्वे करवाएंगे, उनको मकान से जोड़ेंगे। खेतों में कुंड निर्माण, शौचालय निर्माण, घरों में स्वच्छता के लिए। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है, वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। हमारा बस स्टैंड है, उस पर कोई शौचालय नहीं बना हुआ है, बहन बेटी नीचे उतर के उसमें कहीं जा नहीं सकती। हमेशा सुलभ रेस्टोरेंट बनाए, वहाँ 1-2 ऐसे कर्मचारी छोड़ें जिससे वो या कोई बहन बेटी के पेशाब में या टॉयलेट की भी होगी कुछ सुविधा, तो वहाँ कोई बहन बेटी को श्रम देखनी पड़ेगी। 28 तारीख को मुकाबला है, किस तरह का मुकाबला आप मानते हो लोगों के, जनता का, या किस कैंडिडेट की बात करूँ तो? देखिए साहब, ऐसा है कि यहाँ कोई मुकाबला नहीं, पूरी जनता मुझे पहले से दिल बना चुकी है कि हम उस व्यक्ति को ही वोट देंगे जो इस सावा गांव का विकास करेगा। वो सिर्फ नाम एक देवी शान, जो प्रत्येक जनता, प्रत्येक छोटा बच्चा, बुजुर्ग, बहन बेटियां, माँ दादियाँ सब जानती है। तो सरपंच साहब, हमारे दर्शकों को क्या अपील करने चाहोगे, अपने गाँव के मतदाताओं को आप थोड़ा अपील करें? नहीं, अपील तो ये है कि भाई आने वाली 28 तारीख जो जैसे परसों है, तो मेरे गुब्बारे का चुनाव चिन्ह है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप वोटिंग करके मुझे विजेता हासिल दिलाइए, ताकि हाथ में कलम आ जाएगी तो सुचारू रूप से काम का हम विकास कर सकें। सरकारी जितनी भी लाभकारी योजना है वो ज़्यादा से ज़्यादा ला करके आपको लाभान्वित करें। चलो, धन्यवाद सरपंच साहब बातचीत करने के लिए। चलो, ये थे मेरे साथ में इस गांव के पूर्व में सरपंच रहे हैं जयदेव जी सारण जयरी। काफ़ी एक्टिव लगे बातों के अंदर। ये तो 28 तारीख आने वाली को पता चलेगा कि कितना के एक्टिव रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों ने कितना के इन पर विश्वास जीता है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल की वजह से मिलते रहे। धन्यवाद।